नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचियों के बारे में। तो आज हम संविधान की सभी अनुसूचियों को बारीकी से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपकी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे वह टेट, सुपर टेट, पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली हैं। तो आइए बिना देर किए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। कम समय में बेहतर कंटेंट के लिए पढ़ाई की पोथी को जरूर सब्सक्राइब करें। अनुसूचियाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो हम सभी जानते हैं कि मूल संविधान में, जो हमारा मूल संविधान का मतलब है, संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू किया गया था, उस समय हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। बात की जाए कि वर्तमान में अब हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो कुल 12 अनुसूचियाँ हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 12 अनुसूचियाँ किस प्रकार बढ़ीं। तो मैं बता देती हूँ कि 8 के बाद ये जो 4 अनुसूचियाँ हैं, यानी कि कुल मिलाकर के 12 अनुसूचियाँ जो वर्तमान में हैं, इनमें से जो बढ़ी हुई अनुसूचियाँ हैं, किसी न किसी प्रकार के संविधान में संशोधन के बाद ही जोड़ी गई हैं। तो हम आज सभी अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और वन बाई वन हम एक एक करके उन संविधान संशोधन के बारे में भी जानते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में कुल 8 संघ शासित क्षेत्र हैं, जबकि कुल 28 राज्य हैं। तो इन 8 संघ शासित क्षेत्र, या बात करूं केंद्र शासित क्षेत्रों की, तो कुल 8 ये जो क्षेत्र हैं, इनका वर्णन आपकी पहली अनुसूची में किया गया है। और जितने भी राज्य हैं, इनकी सीमा और इनका जो है विस्तार, इस चीज़ से संबंधित सारा वर्णन आपके पहली अनुसूची में किया गया है। तो इसे शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि केंद्र एवं राज्य से संबंधित है पहली अनुसूची, यानी कि आपके संघ एवं राज्य क्षेत्र का विस्तार। तो पहली अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की कितने राज्य होंगे, कितने संघ होंगे, उनका क्या क्या नाम है, उनका क्या क्या सीमा विस्तार है, इत्यादि चीज़ें। अगला है आपका दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में आपके वेतन एवं भत्ते का जिक्र किया गया है। सभी पदाधिकारी, वो सभी पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि कोई भी पदाधिकारी हैं, उन सभी का वेतन क्या होगा और उन्हें क्या क्या भत्ते निर्धारित किए गए हैं, इन सभी चीज़ों का वर्णन आपकी दूसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है आपकी तीसरी अनुसूची। अब देखिए, तीसरी अनुसूची का संबंध है आपका शपथ से। देखिए, मैंने सिर्फ चाहूँ तो बहुत बड़ा इसमें व्याख्या के तौर पे लिख के भी बता सकती हूँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ कुछ वन बाई वन चूज वर्ड किए हैं, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो पहली अनुसूची संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते और तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। अब शपथ का मतलब है सभी पदाधिकारियों की शपथ, कि राष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेंगे, उन्हें कौन शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति किस प्रकार शपथ लेंगे, इसी प्रकार जो भी अन्य पदाधिकारी हैं, उन सभी की शपथ का वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। तो तीसरी में आपके देख रहे होंगे 3 शब्द आते हैं, तीसरी, और इसमें भी आपके 3 शब्द आते हैं, 3 अक्षर आते हैं, शपथ। तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? शपथ से है। तो सभी पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का जिक्र दूसरी अनुसूची में, शपथ का उल्लेख तीसरी अनुसूची में। अब है अगला आपका चौथी अनुसूची। अब देखिए, जब शपथ ले ली है, वेतन भत्ते निर्धारित हो गए, तो अब हम कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर अपना कार्य करेंगे? तो बात आती है चौथी अनुसूची की। तो चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस प्रकार किया जाएगा, इस चीज़ का वर्णन आपका किया गया है चौथी अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, पांचवी अनुसूची में आपके वर्णित किया गया है अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण। पांचवी अनुसूची में यह बताया गया है कि जो भी हमारे यहाँ
अनुसूचित जातियां हैं या अनुसूचित जनजातियां हैं, उन सभी का प्रशासन किस प्रकार किया जाएगा, नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, इन सभी चीज़ों पर जो है वर्णन किया गया है 5वीं अनुसूची में। देखिए, यकीन मानिए जो भी इस वीडियो के अंत तक जुड़ा रहेगा उसे कभी भी अनुसूचियाँ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली अनुसूची में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन और 5वीं अनुसूची में है आपका अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का प्रशासन एवं प्रबंधन नियंत्रण, इन सभी से संबंधित है। अब बात आती है आपकी 6वीं अनुसूची की। अगर मैं बात करूं कि आपकी सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली कोई अनुसूची है तो वह है आपकी 6वीं अनुसूची। 6वीं अनुसूची में आपके असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम की जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, इससे संबंधित वर्णन किया गया है। तो अब इसमें क्या चीज़ आपको कठिन लगने वाली है, मैं आपको बता दूं कि आपको इन चारों राज्यों के नाम कंठस्थ करने पड़ेंगे, क्योंकि अब परीक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। उसमें आपको 3 ऑप्शन सेम होंगे, बट एक आपका ऑप्शन जो होगा वो चेंज कर दिया जाएगा कि 6वीं अनुसूची में किस पूर्वोत्तर राज्य का वर्णन नहीं है। तो आपको चारों नाम याद होने चाहिए। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 2-3 बार बोलिए, आपको भी याद हो जाएगा। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी कि आपके जो पूर्वोत्तर राज्यों में 4 राज्यों को जो दर्जा दिया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन व नियंत्रण की बात 6वीं अनुसूची में की गई है। उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसे नहीं भूलेंगे। अगला है आपका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में आपके केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। तो केंद्र के पास क्या शक्तियाँ होंगी, राज्य के पास क्या शक्तियाँ होंगी, इन शक्तियों का विभाजन व बंटवारा आपका किया गया है 7वीं अनुसूची में। और केंद्र को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, राज्य को अलग शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। तो केंद्र व राज्य के बीच संबंधों व शक्तियों का विभाजन, ये चीज़ें कौन दर्शाता है, तो 7वीं अनुसूची दर्शाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पहली अनुसूची 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन व नियंत्रण, यानी कि अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन व नियंत्रण, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। अब देखेंगे हम 7वीं अनुसूची में किस प्रकार शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो देखिए, इसमें एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है कि 7वीं अनुसूची को आपकी 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, जिसमें आपकी आती है सबसे पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो विषय हैं आपके, वह कुल 100 विषय हैं। देखिए, ये चीज़ आपसे कई बार पूछी जा चुकी है कि संघ सूची में आपके संबंधित विषय कितने हैं। तो संघ सूची में कुल 100 विषय हैं। राज्य सूची को कार्य के लिए कुल 61 विषय प्रदान किए गए हैं। वहीं बात करूं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में आपके कुल 52 विषय प्रदान किए गए हैं। अब एक बात आप और भी समझ लीजिए कि संघ सूची में जो ये 100 विषय प्रदान किए गए हैं कार्य हेतु, इसमें आपके नियम पूर्णतः संघ के द्वारा ही बनाए जाएंगे, मीन्स केंद्र सरकार के द्वारा। अब बात की जाए राज्य सूची की, जिसमें आपके कुल 61 विषय प्रदान किए गए हैं, तो इसमें आपके जो कानून बनाएगी वह राज्य बनाएगी, परंतु संघ इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। और अगर संघ नहीं चाहेगा तो राज्य सरकार इसकी सहमति से ही यह कानून या अपनी व्यवस्था बना सकती है। बिना संघ के अनुमति के कार्य नहीं हो सकता है। अगर बात की जाए कि इन तीनों सूचियों में सर्वाधिक स्वतंत्रता किसे प्राप्त है, तो संघ सूची को प्राप्त है। तो संघ सूची में कार्य करने के लिए कुल 100 विषय प्रदान किए गए हैं, जिस पर संघ सूची स्वतंत्र होती है। राज्य सूची को कुल 61 विषय प्रदान है, परंतु राज्य सूची को संघ की सलाह भी लेनी होती है। मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन सलाह लेनी होती है।
बात करूं समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची पर आपके केंद्र सरकार व राज्य सरकार मिल करके कानून बनाते हैं और इसमें जो सर्वाधिक भूमिका होती है वह केंद्र सरकार की होती है। तो एक बार फिर से सरल और आसान भाषा में एक ही लाइन में समझ लीजिए। संघ सूची को कार्य करने के लिए वर्तमान में कुल 100 विषय प्रदान किए गए हैं, जिस पर कानून संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सरकार को कुल 61 विषय प्रदान किए गए हैं, जिस पर राज्य सरकार स्वयं कानून बनाती है, लेकिन संघ की सलाह ले सकती है। नेक्स्ट है आपका समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य मिलकर के कानून बनाते हैं, जिसमें संघ सरकार के ही बात करूं कि संघ सरकार की जो सलाह है उसे मानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका था कि संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में आपके कुल 8 अनुसूचियां थीं। तो हमने पहली अनुसूची में क्या पढ़ा था, संघ एवं राज्य, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन और 5वीं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रशासन व नियंत्रण, 6वीं में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन व नियंत्रण, 7वीं में केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन, जिसमें संघ सूची को कुल 100, राज्य सूची को 61 और समवर्ती सूची को कुल 52 विषय प्रदान किए गए हैं। 8वीं अनुसूची में आपके संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए एक चीज़ याद रखेंगे कि आपका जो मूल संविधान था, बात करूं जो संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उसमें आपके कुल 14 भाषाएं थीं। तो मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थीं, कुल 14 भाषाएं थीं। अब अगर मैं कहूं कि वर्तमान में तो आपके संविधान में 22 भाषाएं हैं, तो ये भाषाएं किस प्रकार से बढ़ी, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इसे भी जानना अति महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 21वां संविधान संशोधन। तो 21वां संविधान संशोधन आपका हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1967 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन के द्वारा आपके संविधान में एक नई भाषा जो कि 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई, और वह थी आपकी सिंधी भाषा। तो मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थीं, 15वीं सिंधी भाषा आपकी 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा जोड़ी गई। देखिए यकीन मानिए, ये जो बची हुई भाषाएं हैं, बात करूं ये जो भाषाएं हैं, ये आपकी कई बार पूछी जा चुकी हैं कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं। तो इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बेहतर होगा कि आप इन्हें नोट भी कर लें। 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें थी आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन कौन सी थी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं न, म, क, यानी कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक से हम तीनों भाषाओं को याद रख पाएंगे। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद एक और संविधान संशोधन किया गया, 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 में किया गया, और इसके द्वारा आपकी जोड़ी जाने वाली भाषाएं थीं बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो आपकी 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन के द्वारा, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो एक बार फिर से मेरे साथ रिवाइज करेंगे कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में आपकी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। कब जोड़ी गई, 1967 में जोड़ी गई। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ी गई। यकीन मानिए, अगर आपने 8वीं अनुसूची पढ़ी है और आपने इन पॉइंट्स को नहीं पढ़ा है, इसका मतलब है आपने अच्छे से अनुसूचियों को तैयार नहीं किया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लीजिए और इन्हें नोट भी कर लीजिए। एक बार फिर से हम इन्हें बता देते हैं कि मूल संविधान में आपके 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में आपके कुल 22 भाषाएं हैं। बची हुई 6 भाषाएं आपकी किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई हैं, तो आपकी 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई हैं।
71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ी गई हैं, जबकि 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा आपकी सिंधी भाषा को जोड़ा गया है। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ें नहीं पूछी गई हैं तो आप पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, सॉल्व कीजिए और फिर देखिए कि ये क्वेश्चन लगातार कितनी बार पूछे जा चुके हैं। अगला है आपका 9वीं अनुसूची। तो हम अभी तक 8 अनुसूचियों को कंप्लीट कर चुके हैं जो कि हमारे मूल संविधान में वर्णित थी। अब ये 9वीं अनुसूची जो कि बाद में जोड़ी गई है, तो यह किस विषय से संबंधित है? भूमि संपत्ति अधिग्रहण विधियाँ। तो 9वीं अनुसूची में आपके भूमि सुधार व भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधियों का वर्णन किया गया है। और यह कब जोड़ी गई है? तो मैं आपको बता दूं कि प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो आपका जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जस्ट उसके बाद ही संविधान में सबसे पहला संशोधन किया गया 1951 में, और उस संविधान संशोधन के द्वारा आपके 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो आपकी 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई है संविधान में? पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किस विषय से संबंधित है? भूमि अधिग्रहण या भूमि संपत्ति अधिग्रहण विधियों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची आपकी संबंधित है दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल कानून से। और यह कब जोड़ी गई है? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। देखिए, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई जो भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। देखिए, दा से 10वीं और दा से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल कानून से है। और यह कब जोड़ी गई है संविधान में? तो 52वां संविधान संशोधन किया गया था। और वह कब किया गया था? तो सन 1985 में। यह प्रश्न आपसे कई बार लगातार पूछा जा चुका है और यकीन मानिए आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। अगला है आपका 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची आपकी ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए, यह हमारी सेकंड एंड लास्ट अनुसूची है, तो प्लीज़ इसे ध्यान से पढ़िएगा। और यह आपसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है क्योंकि यह ग्राम विकास से संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची आपकी किस विषय से संबंधित है? ग्राम पंचायत से। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 29 यानी कि 29। तो याद रखेंगे कि ग्राम पंचायतों को कार्य करने हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और यह प्रश्न आपसे जूनियर एडेड में, यूपी पुलिस में, बात करूँ तो टेट में, और इसके बाद आपके कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को कार्य हेतु कितने विषय आवंटित किए गए हैं। तो ग्राम पंचायतों को कार्य करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इस डिजिट को आप बहुत ही ज़्यादा याद रखेंगे। देखिए, 9 और 2 मिलाकर के कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। तो 11वीं अनुसूची में कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 11 तो हो नहीं सकते, तो 2 और 9 यानी कि कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए, किसी भी तरीके से रिलेट कीजिए लेकिन याद रखिए। तो 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित है जिसमें आपके कुल 29 विषय कार्य हेतु आवंटित किए गए हैं। अगला है आपका कि यह अनुसूची जोड़ी कब गई है संविधान में। तो मैं बता दूं कि संविधान में आपके 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। और यह पंचायती राज अधिनियम 1992 में आया था जो कि आपका लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। तो ये सभी आपके अनुसूची से ही रिलेटेड प्रश्न हैं। इनको सिर्फ इसलिए यहाँ पर डाला है ताकि आप एक साथ इन चीज़ों को याद रख सकें। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों का वर्णन है जिसमें कार्य हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए हैं। यह अनुसूची आपके 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। और पंचायती राज अधिनियम आपका 1992 में आया था जिसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। और एक चीज़ यहीं पर और याद रखेंगे कि 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। इस कारण प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस भी 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। देखिए, ये सभी पॉइंट्स आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो इन्हें नोट कीजिएगा कि पंचायती राज दिवस आपका प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करूं कि अभी कौन सी पंचायती राज व्यवस्था लागू है, तो हमारे यहाँ अभी
त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है, जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के स्तंभों को शामिल किया गया है। और इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की देन किसकी है, किसने इसे दिया है, तो बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है, बलवंत राय मेहता की देन है। तो ये थे हमारे 11वीं अनुसूची से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे अपनी लास्ट अनुसूची यानी कि 12वीं अनुसूची की। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पर कि द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है, तो अशोक मेहता की। देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बलवंत राय मेहता, इसमें 3 शब्द आते हैं और इसमें आपकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी आती है, जैसे ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। वहीं पर बात की जाए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किसकी देन है, तो अशोक मेहता की। और अशोक मेहता में कुल 2 शब्द आते हैं, अशोक और मेहता। तो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता। अगला है आपका लास्ट अनुसूची 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची का संबंध आपका नगर निगम से है। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, नगर निगम से है। अब यह अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई थी, क्योंकि मूल संविधान में तो कुल 8 ही अनुसूचियाँ थी ना, तो बाद में बची हुई 9वीं, 10वीं, 11वीं और अब ये 12वीं अनुसूची आपकी जोड़ी गई थी 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी संविधान में, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। और नगर निगम को कार्य हेतु कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। देखिए इस चीज़ को याद रखेंगे कि नगर निगम को कार्य हेतु कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, नगर निगम से। कब जोड़ी गई थी, 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा। नगर निगम को कार्य करने हेतु कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे अनुसूची से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं अभी आपको ना तो जाने दूंगी, ना भागने दूंगी, ना वीडियो को छोड़ने दूंगी, क्योंकि एक बार क्विक और फास्ट रिवीजन मेरे साथ। अभी आपने सिर्फ 60% चीज़ों को अचीव किया है। रिवीजन के माध्यम से आप 80 से 90% चीज़ों को अचीव कर चुके होंगे। अगर आपने एक बार इस वीडियो को रिवाइज करके देख लिया तो यकीन मानिए 100% आप इन अनुसूचियों को कभी भी नहीं भूलेंगे। तो एक बार मेरे साथ फिर से सिर्फ 5 मिनट में। तो फटाफट आप इन सब चीज़ों को पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिवाइज करेंगे। तो आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ दोहराइए एक बार। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं, 8। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12। पहली अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों का वर्णन, दूसरी अनुसूची में वेतन एवं भत्ते, तीसरी अनुसूची में शपथ, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं प्रशासन का नियंत्रण, 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्षेत्रों में प्रशासन, जनजातीय प्रशासन एवं नियंत्रण, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों में शक्तियों का विभाजन। केंद्र व राज्यों में शक्तियों के विभाजन हेतु 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, 100, राज्य सूची में 61, समवर्ती सूची में 52। संघ सूची में नियम और कानून पूर्णतया किसके द्वारा बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार के द्वारा। राज्य सूची में राज्य सरकार के द्वारा। समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य की सहमति के द्वारा, जिसमें सर्वोच्च स्थान केंद्र को प्राप्त होता है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। बात करूं मूल संविधान में आपकी कितनी भाषाएं थीं, 14 भाषाएं थीं। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो यह भाषाएं किस किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को, 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को, 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को। अब 8 अनुसूचियाँ आप मूल संविधान की पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। किससे संबंधित है, भूमि अधिग्रहण संपत्तियों से संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची आपकी कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। किससे संबंधित है, दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायतों को कार्य करने हेतु कुल 29 विषय प्रदान किए गए। पंचायती राज अधिनियम आपका 1992 में आया, जिसे लागू 24 अप्रैल 1993 में किया गया, जिस कारण प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था
बलवंत राय मेहता की देन है, जिसमें ग्राम पंचायत, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत को शामिल किया गया है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अशोक मेहता ने दिया है। और 12वीं अनुसूची का संबंध नगर निगम से है, जिसे 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। नगर निगम को कार्य करने के लिए कुल 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये थी आपकी सभी की सभी अनुसूचियाँ। एक बार फिर से बोलेंगे। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985, 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 और 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन 1993। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगा होगा और अब आप इन अनुसूचियों से बनने वाले किसी भी प्रश्न को गलत नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ लगातार अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। और अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, मेहनत अच्छी लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। और एक बात और याद रखेंगे कि आज से आपके इस चैनल यानी कि प्लेटफॉर्म को, पढ़ाई की पोथी को पूरा 2 मंथ कंप्लीट हो चुका है। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद और बहुत ही ज़्यादा आभार कि आपने इतने कम समय में इस प्लेटफॉर्म को इतना विश्वास, इतना भरोसा दिया। इसी प्रकार अपना भरोसा, विश्वास इस प्लेटफॉर्म के प्रति बनाए रखें और आने वाले मंथ्स में इसी प्रकार सब्सक्राइबर्स बढ़ाते रहें। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपने पढ़ा है, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अपने माता पिता, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।